ऑरिजिन ऑफ कैथोड और एनोड रेज देखे थे। अब देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पहला मॉडल है। मॉडल मतलब समझते हैं ना सब, वो मॉडलिंग वाला मॉडल नहीं, नहीं तो गड़बड़े समझ जाइएगा। मॉडल ऐसे समझिए, प्रोजेक्ट मिलता था ना स्कूल में, बोला जाता था कि एक गांव का मॉडल बना के लेके आना है थर्मोकोल पे, तो या कागज पे। तो हम लोग गांव दिखाने के लिए क्या करते थे, 4-5 झोपड़ी बनाते थे, थर्मोकोल से बनाइए या फिर फोटो बना दीजिए कागज पे, है ना। एक मेढ़ दिखाते थे, बांध वगैरह, पानी जा रहा है, 10-20 गो तार का पेड़ लगाते थे, नारियल का पेड़ लगाते तो ज्यादातर गांव में तार का पेड़ रहता है। और मटका भी, कुआं भी दिखाते थे। हाँ, और मन करे तो किसी का 2-4 आदमी को लोटा ले जाते भी दिखा दे, हो गया गांव का मॉडल। आपके हिसाब से गांव का मॉडल ये है ना, उसी तरह से ये मॉडल बनता है। तो थॉमसन साहब का मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा था, इन्होंने क्या कहा कि एटम कैसा लगता होगा। इन्होंने कहा है कि एटम जो है ना एकदम स्फेरिकल है, एटम लुक लाइक ए स्फेयर, ठीक है, लाइक ए वाटरमेलन, तरबूज के जैसा स्फेयर है ना। और सीड जैसे तरबूज में इम्बीडेड होता है, पर्डेड होता है, बिछा हुआ तरबूज के मास में, उसी तरह से एटम के अंदर मास बनाया है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन पर्डेड है, घुसा हुआ है, बिछा हुआ है, जैसे तरबूज में उसका सीड बिछा हुआ पूरे में, पर्डेड है, इम्बीडेड है ना। पर्डेड मतलब बिछा हुआ, इम्बीडेड मतलब घुसा हुआ मास में। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड है, यानी कि ये पूरा तरबूज बना दिए। अभी ये देखो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये पूरा का पूरा लाल वाला मास तरबूज हो गया, ये पूरा का पूरा, है ना, तरबूज हो गया पूरा स्फेरिकल मास। इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर इम्बीडेड है। यही बात बताए थे थॉमसन साहब अपने मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन को दूसरा कलर डाल दें, ये मास बना दिए। ये कलाकार हैं कि बना, ये देखिए सीड बना देंगे बाद ही में क्या जाता है ना। ये देखिए, ये देखिए, हो गया ना तरबूज, ये तरबूज बन गया। अब इलेक्ट्रॉन इसमें घुसा हुआ है लाइक दिस, काला से बना देना, ये देखो इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसा हुआ। ये आज तक पढ़ना इसलिए कि इसमें एक बात सही कहा गया है कि एटम्स इज ए स्फेरिकल। ये आज तक एटम जो है ना गोल ही है। बाद में ये थ्योरी गलत हो गया इनका मॉडल। बोले पॉजिटिव चार्ज का मास होगा और इलेक्ट्रॉन इस तरह से घुसा हुआ रह नहीं सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, और ये मॉडल फ्लॉप कर गया। ठीक है। इसका दूसरा भी नाम है एक, हाँ, प्लम। प्लम फ्रूट का ही नाम होता है जो वाटरमेलन है। पर्डिंग, पर्डेड सीड बिछा हुआ है। मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। है ना, क्या थ्योरीज में जाएगा कि एटम्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम is like a sphere। है ना, कहने का मतलब होता है कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम इज स्फेरिकल इन शेप लिखेंगे। आज तक देखो इससे क्या काम आएगा। यदि कहीं वॉल्यूम ऑफ एटम पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ एटम पूछेगा, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। फिर आर हो जाएगा रेडियस ऑफ एटम। है ना, तो ये न्यूमेरिकली इनका इंपॉर्टेंस यहाँ तक है, यही वाला इंपॉर्टेंस है। आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम। बाद में लोग रेडियस वगैरह निकाले एटम का, तो फिर हम लोग वॉल्यूम निकालना शुरू कर दिए। नहीं, सब में अलग अलग होगा, क्योंकि सारे एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, तो रेडियस सेम नहीं। फिलहाल लिखिए, अभी मॉडल लिखना बाकी है। क्लास छोड़ने वाले लोग नोट्स पूरा करते हैं ना। क्योंकि 15 दिन में एक रक्षाबंधन हुआ।
लिख दिए? लिख दिए? छोटा करके लिखा ही नहीं पाएगा। कैसा होता है एटम? स्फेरिकल। मास ऑफ स्फेयर किससे बना है? मास ऑफ स्फेयर एटम्स स्फेरिकल लिखे हैं। मास ऑफ स्फेयर consist from proton and electrons are embedded or padded in the mass of a sphere. Like seeds are embedded or padded in the mass of watermelon. है ना? और चूंकि वाटरमेलन से इसको सिमिलर बताए, पडेड इम्बेडेड है, दैट इज बाय दिस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दिस मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? कॉलम पडिंग मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है? फेल होने का कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन।
पढ़े। इसके बाद कौन सा मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम डेवलप हुआ? नहीं, बोर नहीं, बोर में अभी बहुत रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट कर कर करके मॉडल लेके आए। थॉमसन साहब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, ऐसे ही बता दी, है ना। हाँ, मानते तो रहा ही है। आज तक एक बात तो मानते ही हो कि एटम स्फेरिकल होता है, इन्हीं का कहा गया। क्या रदरफोर्ड साहब थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए कि एटम लगता कैसा होगा, और ये सब इसलिए हो पा रहा था कि एटम को कोई देख नहीं पा रहा था, माइक्रोस्कोप से भी नहीं, है ना, तो आदमी अंदाज लगाएगा। रदरफोर्ड साहब एक्सपेरिमेंट कर दिए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये मॉडल बनाने से पहले क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब अल्फा क्या है इसमें? क्या है अल्फा? अल्फा रेज कहां से आया, इनको कहां से मिल गया ये अल्फा? तो इसे पढ़ने से पहले एक इसी में हेडिंग लगेगा, और वो हेडिंग का नाम होगा रेडियो एक्टिविटी। जानते हैं आप लोग रेडियो एक्टिविटी, है ना। ये डिस्कवर किए हैं बैक्यूरेल साहब, रदरफोर्ड साहब से पहले, है ना, बैक्यूरेल साहब। और वो बैक्यूरेल साहब के वजह से अल्फा एक्सपेरिमेंट ये कर पाए थे। तो बैक्यूरेल साहब क्या डिस्कवर किए हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। बैक्यूरेल, स्पेलिंग पे शक है, बैक्यूरेल साहब का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया है। बैक्यूरेल REL होना चाहिए, डबल एल क्यों लिख दी? QUERAL बैक्यूरेल। बैक्यूरेल साहब, हेनरी बैक्यूरेल साहब क्या डिस्कवर किए? फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देखो कैसे डिस्कवर किए, सुनोगे, अब लिखोगे नहीं, सुनोगे। ये भाई साहब को एक्चुअली में एक नेचुरल सबस्टांस मिला, यहां बनाते हैं, एक केमिकल सबस्टांस मिला इनको, जिसको ये काठ वाले बक्सा में रख दिए। वुडन बॉक्स, घर में रहता है ना, लकड़ी का बक्सा, दादाजी का होगा। वुडन बॉक्स मोटा तख्ता का बना रहता है, और इसमें एक सबस्टांस इनको मिला था, यूरेनियम का कंपाउंड, है ना। यूरेनियम का कंपाउंड जानते हैं ना, यूरेनियम। क्या जानते हैं यूरेनियम के बारे में? पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट क्या इमिट करता है? लाइट इमिट करता है। नहीं जानना ये वो अलग ही बात है, और गलत जानना पाप ही है। इसको लेड सीट से कवर कर दी, लेड सीट।
ये है वुडन बॉक्स, है ना। और ये जो ऐसे से बनाए, रैप्ड इन ब्लैक पेपर। पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट यूरेनियम का कंपाउंड है। इसको काला वाला पेपर में बांध के वुडन बॉक्स में रख दिए, ठीक है। अब ये रख करके खिड़की कवाड़ी सब बंद कर दी, और खिड़की कवाड़ी बंद करने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म लगा दिए यहाँ पे। क्या लगा दिए, बोलो ना। फोटोग्राफिक फिल्म कैसा होता है ये फोटोग्राफिक फिल्म? एक्सरे कभी देखा है? एक्सरे, एक्सरे का सीट, वही है फोटोग्राफिक फिल्म। एक्सरे का सीट, एक्सरे का सीट एक ठो टांग दी, ठीक है। एक्सरे के सीट का कैरेक्टर होता है कि कोई रेज यदि उससे पास करेगा तो वो जो ब्लैक कलर का एक्सरे देखते हैं ना, वो वाइट टाइप का हो जाएगा। जैसे हड्डी उड्डी का एक्सरे करके देखते होंगे तो पूरा काला रहता है, और जहाँ पे दिखना रहता है हड्डी का शेप दिख जाता है, उस पर उजला हो जाता है। तो यदि कोई रेज पास करेगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज वो ब्लैक फोटोग्राफिक फिल्म हमेशा ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। तो ये लगा दी, और चारों तरफ से खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिए, कोई रेज आने का भी जगह नहीं छोड़े, ठीक है। और बैक्टीरियल साहब घूमने चले गए अब, ठीक है। घूम के आके देखते हैं एक दो दिन के बाद, तो इस फोटोग्राफिक फिल्म पे धब्बा दिखाई पड़ता है। धब्बा मतलब वही एक्सरे में जो हड्डी का धब्बा दिखाई पड़ता है, वही वाला धब्बा यहाँ दिखाई दे रहा है। बोले ये कैसे संभव है? यदि हमने रूम को क्लोज किया है, इसका मतलब है कि कोई रेज बाहर से तो आ नहीं रहा है ना। खिड़की दरवाजा सब बंद, तो कोई रेज बाहर से आएगा क्या? अरे बोल दो ना, नहीं सर, लगेगा सुन रहा है, नहीं तो तुम लोग अपना खिड़की दरवाजा बंद कर रहा है। ये देखो, ये पूरा चारों तरफ से इसको हम बंद ही कर दिए। हाँ, उनके कमरा में कहीं से कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल साहब कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये जो सबस्टांस रखे हैं ना, रेडियो एक्टिव सब, ये जो सबस्टांस रखे हैं इसी से कुछ रेज निकला, और फोटोग्राफिक फिल्म पे इंसिडेंस कर गया। इसी से कोई रेज निकला और फोटोग्राफिक फिल्म पे क्या कर गया? इंसिडेंस कर गया, ऐसे। और इंसिडेंस करने की वजह से फोटोग्राफिक फिल्म पे स्क्रैच दिखाई पड़ा, धब्बा दिखाई पड़ा, ठीक है। अब इसी फेनोमेनन को उन्होंने कह दिया है रेडियो एक्टिविटी। क्या हुआ है फेनोमेनन में? तो स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस वर्ड का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? जो कोई फेनोमेनन अपने से हो जाए, जो कोई फेनोमेनन अपने आप होता है या आपके बस शुरू करने से हो जाता है, उस फेनोमेनन को स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन कहते हैं। जैसे पानी ऊपर से हमेशा नीचे ही गिरेगा, ये कैसा फेनोमेनन है? बोलेंगे स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन है। नीचे से कभी पानी ऊपर चढ़ते देखा क्या? लेकिन ऊपर से नीचे कोई गिराएगा क्या? तो खुद ही गिर जाएगा। तो ये रेज कोई निकाल नहीं रहा है, ये सबस्टांस से ये रेज अपने आप ही निकल रहा है। इस फेनोमेनन को क्या कहे? रेडियो एक्टिविटी। जो रेज निकला उसको एक्टिव रेडिएशन, चूंकि लेड सीट को पेनिट्रेट करके बाहर निकला होगा। ये जो ढक्कन को ढके लेड सीट,
इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकला है, इसलिए वो मरा हुआ रेज नहीं है। कैसा रेज है? एक्टिव, पेनिट्रेशन पावर रखता है। जिस सबस्टांस से इस तरह का रेज निकलेगा उस सबस्टांस को हम कहेंगे रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव सबस्टांस। रेज का नाम रख दिए थे अपने नाम पे, बैक्यूरेल रेज। ठीक है, बाद में बैक्यूरेल रेज को 3 रेज में क्लासिफाई किया गया, दैट इज अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ठीक है, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। ये कोई लाइट वेव नहीं है, इसलिए जो जानकारी रख रहे थे कि लाइट निकलता है तो वो बिल्कुल गलत है ना। अल्फा बीटा गामा रेज बड़ी खतरनाक रेज होता है। एटम बम गिरने से यही रेज ना निकलेगा, इसी के लिए सब डर जाता है पहले से। इस रेज को बोला जाता है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर, एक तो दिखेगा नहीं, रेज बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा, घुस जाएगा बॉडी में, और आपके ग्रोथ सेल को और रिप्रोडक्टिव सेल को, दोनों ही सेल को डैमेज करता है ना। इसलिए इस रेज को बोला जाता है साइलेंट किलर। ये रेज नॉर्मल रेज ना है, ये बॉडी में घुस जाता है। आज तक वो जापान में जो बम गिरा था, हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी में, यही वाला रेज निकल के आज तक बाल बच्चा वहाँ कुछ पैदा होता है तो लंगड़ा लूल्हा ही होता है। यानी कि आपके ग्रोथ सेल में तो डिफेक्ट करता ही है, साथ में आपके होने वाले बच्चे में भी ये डिफेक्ट ट्रेवल कर जाता है ना। तो इतना खतरनाक रेज है ये अल्फा बीटा गामा रेज। ठीक है, लेकिन इसको पहले नाम दिया गया था कौन सा रेज? बैक्यूरेल रेज। अब इतना बात सबको लिखना है, ठीक है। फोटो बनाइए आप लोग। अभी तक तो यही है, फोटोग्राफिक फिल्म पे धब्बा दिखाई पड़ा है। अब इसको रदरफोर्ड साहब, नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है, कहाँ पे? हम सोचे ना कि लिख भी देते हैं बगल में, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं तो ठीक है। और बड़ा और स्पॉन्टेनियस emission of active radiation from a substance phenomenon known as radioactivity. These active radiation known as Becquerel rays and the substance which emit these radiation known as radioactive substance। हो गया।
सारा बात। लेड शीट रोकने के लिए था कि कोई रेज यदि आएगा और उसमें कोई पेनिट्रेशन पावर नहीं होगा तो बक्से के अंदर ही रह जाएगा। यदि लेड शीट को कोई पेनिट्रेट कर पाएगा तभी फोटोग्राफिक फिल्म तक पहुंचेगा। बोलिए कोई समस्या। अब ये बैक्यूरेल रे जो नाम रख दिए ना, ये रदरफोर्ड साहब को टेंशन दे दिया। दोनों दोस्त भाई थे, डिस्कवर करने के बाद आदमी चर्चा में रहेगा ही। रदरफोर्ड साहब को लगा कि नाम भी बैक्यूरेल रे रख दिए। तो बैक्यूरेल रे साहब से पूछे कि अच्छा ये बताइए कि जो रेज निकला है आपका वो किस नेचर का है, क्या है उसमें। इससे पहले गोल्डस्टीन साहब डिस्कवर किए नोड रेज, तो पता चला कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है। उससे पहले क्रूक साहब के बाद कौन आए थे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए, थॉमसन साहब आए तो बताए कि कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। आप भी बताइए ये बैक्यूरेल रेज में है क्या। बोले बैक्यूरेल साहब बोले रदरफोर्ड साहब को, क्या बोले भाई ये सब तो ना पता, लेकिन रेज तो निकला था, है ना। तो अब ये जो बैक्यूरेल रेज है ना, ये रेज इसके बारे में यानी इसकी प्रॉपर्टीज को बताए हैं कौन साहब,
रदरफोर्ड साहब, रदरफोर्ड साहब ही इस बैक्यूरेल रेज को क्लासिफाई किए हैं अल्फा बीटा और गामा रेज में। ठीक है, और कैसे किए हैं वो देखते हैं। और यहीं से वो अल्फा रेज निकाल के अपना एक्सपेरिमेंट किए, इसको बोले रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बदलें। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन, हर बात इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस इमिशन मतलब अपने आप निकलना, ये कोई केमिकल प्रोसेस की वजह से नहीं निकल रहा है। ये धरती के अंदर कुछ सबस्टांस ही ऐसे पाए जाते हैं जिससे कुछ रेज, इनविजिबल रेज, अपने आप निकलता रहता है। ठीक है, अब जैसे जितना भी एलिमेंट है ये सब के सब धरती के अंदर ही मिला है ना, इसीलिए धरती को माता भी कहते हैं हम लोग, कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है। एल्युमिनियम धरती के अंदर से ही मिला, लोहा धरती के अंदर से ही मिलता है, सोना धरती के अंदर, चांदी धरती के अंदर, नमक समुद्र के अंदर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हवा के अंदर। तो आपका है क्या? सब तो धरती के अंदर ही है यानी पृथ्वी पर ही सब है। आप तो कंजप्शन करते हो। ठीक है, तो देने वाली तो धरती माता ही है, तो देने वाले को माता कहा जाता है, मतलब धरती माता इसीलिए कहते हैं। अब उसी धरती माता में कुछ सबस्टांस ऐसे हैं जो विनाश भी कर देगा, वही सबस्टांस है। इससे अपने आप ही अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। इसके लिए सरकार एक पूरा विभाग बना के रखा है, जिसको क्या कहते हैं, भूतल विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्हीं का काम है उसकी देखरेख करना, कि कोई सबस्टांस यदि इस तरह का कहीं है तो उसको, उससे पब्लिक को बचाना है, लिविंग बीइंग को बचाना है। ऐसा नहीं कि वो पेड़ पौधा को छोड़ेगा, वो जितना लिविंग सेल्स है उसको डैमेज करता है ना। तो बैक्यूरेल साहब इस बात को डिस्कवर कर दिए कि कुछ एलिमेंट धरती में ऐसे भी पाए जाते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यूनियम, ये सब एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 90 के आसपास है, 90, 91, 92, है ना। प्लेक्टेक्टोनियम, ये सब जो एलिमेंट है, ये सब से अपने आप ही कोई इनविजिबल रेज निकलता है। ठीक है, और वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलेंगे रेडियो एक्टिव। जिससे ऐसा रेज निकलेगा उसको कहेंगे रेडियो एक्टिव सबस्टांस। जो रेज निकलेगा फिलहाल कह दिया गया है बैक्यूरेल रेज। रेडिएशन जो ये निकल रहा है वो एक्टिव है। एक्टिव मतलब कि उसको, वो दौड़ रहा है, वो चल रहा है, उसमें स्पीड है ना। वो बैठा हुआ नहीं है, मरा हुआ नहीं, उसमें स्पीड है। हाँ, these active bacterial rays and the substance which emit these radiations known as radioactive substance। कोई दिक्कत? Further properties of bacterial rays studied by Rutherford। ठीक है, properties of bacterial rays studied by Rutherford, यहीं पे लिख देंगे, इसी पॉइंट में जोड़ दीजिए। चीड़ हो जाता है ना एक आदमी को दूसरे आदमी से, यही चीड़ में जो है रदरफोर्ड साहब बैक्यूरेल साहब का नामो निशान मिटा दिए, है ना। आप लोग रदरफोर्ड को सब जान रहे हैं, बैक्यूरेल का नाम लिए तो बोले ये कहाँ था, ये कौन था, है ना। चूंकि इनका नाम में बदल दिए। बैक्यूरेल रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्यूरेल रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्यूरेल रेज और रेडियो एक्टिव रेज स्टडीड बाय, क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड, स्टडीड बाय रदरफोर्ड।
लिखिए जल्दी से। हर बार लिख लिख के खो जाते हैं सब। बैक्यूरेल साहब को कौन भाई साहब मिल गए? हाँ, यदि आप कुछ कीजिएगा ना तो दूसरा का नहीं देखते हैं, समाज का ये वह ऐसे कैसे हो जाएगा। वो डिस्कवर कर दिए रेज। रदरफोर्ड साहब का, अच्छा बताइए उसमें क्या था? बोले भाई तो ये हमको पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकला है, तभी तो फोटोग्राफिक फिल्म पे धब्बा होगा। बिना रेज का फोटोग्राफिक फिल्म पे धब्बा नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखो तुमको बताते हैं सीक्रेट बात, रदरफोर्ड इसमें कुछ नहीं किए, इन्हीं का एक्सपेरिमेंट ऐसे ही दोहरा दिए, सिर्फ एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगा दी। मतलब रदरफोर्ड साहब दो तार लेके खड़ा हो, यहाँ 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 पे और यहाँ पे, तो फोटोग्राफिक फिल्म में ना तीन अलग अलग धब्बा दिखाई पड़ा, यहाँ और यहाँ। फोटो बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैरेक्टर होगा कि कोई नेगेटिव चीज जा रहा होगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींच लेगा, और कोई पॉजिटिव चीज जा रहा होगा तो तीन भाग में ये खुद ही बट गया। मतलब इतना सिंपल, बैक्यूरेल साहब का नाम हटा दिए, थोड़ा सा और सोच लेते तो कितना अच्छा होता। नाउ द हेडिंग लगेगा प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्यूरेल रेज। बैक्यूरेल रेज और रेडियो एक्टिव रेज। बैक्यूरेल रेज भी बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में बहुत बार आता है कि रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर कौन किया। अब देखिए ये भाई साहब क्या किए हैं। हम्म 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 हम्म। क्या लेना है बोलो ना जी? वुडन बॉक्स, और उसको किस से कवर्ड कर देना है? इसके अंदर सबस्टांस रख लेना है, पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट या कोई भी यूरेनियम का कंपाउंड, और यहाँ पे लगाना है फोटोग्राफिक फिल्म। और एक नया काम क्या किए, तो नया काम किए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत बड़ा चीज नहीं करना पड़ता है ना, बस दो तार खुला छोड़ देना है ना, अरेंजमेंट बना दिए जिसमें दो तार खुला छोड़, समझते कि नहीं? जैसे वो वहां से तार कबाड़ के, एगो पॉजिटिव ये हाथ में दो तार रहता है ना, हमेशा तार वायरिंग में दो गो रहता है, एगो इधर पकड़ लिए एगो इधर पकड़ लिए। अब बोले तुमको छू के दिखाओ तो समझ में आ जाएगा फील्ड है कि ना। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ ही आ जाएगा फट से, बस इतनी सब बात, यही लेके खड़ा। अब बोले कि अब इसको जैसे वो बंद किए थे वैसे ही बंद किए हैं। अब देखिए यहां से जो रेज निकलता है ऐसे, ये बंडल ऑफ रेज है, ऐसे नहीं कि एक वो रेज है और सर पांच को बना देते हैं। बंडल ऑफ रेज, जैसे टॉर्च में एक रेज दिखाई पड़ता है इधर, लेकिन जहां पड़ता है पूरा गोल सा पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो उसी तरह से बंडल ऑफ रेज है, इधर में पॉजिटिव बना देते हैं और इधर में निगेटिव कर देते हैं, एक को पॉजिटिव कर देते हैं और एक तो निगेटिव कर देते हैं। अब ये रेज जो है कुछ इधर जाता है, कुछ इधर जाता है और कुछ इधर आता है। रदरफोर्ड साहब देखते हैं कि तीन अलग अलग स्पॉट दिखाई पड़ा है, फोटोग्राफिक फिल्म पे एक ही स्पॉट नहीं दिखाई पड़ा। कितना स्पॉट दिखाई पड़ रहा है? तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट स्पॉट दिखाई पड़ा, बिल्कुल अलग अलग धब्बा दिखाई पड़ा फोटोग्राफिक फिल्म पे, वही एक्सरे वाला सीट पे। अब रदरफोर्ड साहब कहते हैं बैक्यूरेल भाई साहब आप जो है ना
थोड़ी सा के लिए गड़बड़। आपके रेज में कुछ रेज ऐसे थे जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हुआ करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखने वाला रेज निगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। और लीजिए आज से हम इसका नाम रख दिए अल्फा रेज, है ना। नाम कुछ मिला नहीं, देखो मैथ्स का सिंबल है सब। अल्फा बीटा गामा क्या है, मैथ का सिंबल है। नहीं मिला रो टेंजेंट साहब एक्सरे रख दिए, ठीक है, ये भाई सब अल्फा रख दिया। अल्फा रेज नाम रखने के पीछे और कोई कारण नहीं, इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड आने पे ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। और जो रेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है उस रेज का नाम रख दिए बीटा रेज। इस रेज का नाम रख दिए बीटा रेज। और जो रेज सीधा ही चला गया है ना, वो न पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ न नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो उसका नाम रख दिए गामा रेज, है ना, न्यूट्रल पार्टिकल। तो बैक्यूरियल रेज तीन भाग में क्लासिफाई कर दिए, रदरफोर्ड साहब, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। नहीं, बाय प्लेसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ पैक होगा पूरा, है ना, सेम एक्सपेरिमेंट। हाँ खाली बस वही है, वो जोड़ दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और कुछ नहीं किए, है ना। बैक्यूरियल साहब को कितना खराब लगता होगा कि बताओ इधर फुटबा जो है छोटा होके अरे और अपना नाम ले लिया। बाय प्लेसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड रदरफोर्ड ऑब्जर्व three distinct scars या spot on the photographic film। इससे बचना नहीं है आपको, ये 12th में फिजिक्स में पढ़ना है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स करके लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक बन जाता है, ये पढ़ना ही होगा। उसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलने से क्या चार्ज क्या मास में अंतर होगा, हाफ लाइफ पीरियड, उसमें बहुत बात पढ़ना है। ये तो बस शुरुआत है, तो इसको जानकारी में रखना है। पहले ये केमिस्ट्री में था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके, रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर ही हुआ करता, लेकिन अब एनसीईआरटी में लाल रंग से रंग के केवल लिखा है। By placing an electric field, Rutherford observed three distinct spots on the photographic film। बस यहाँ पर यही दिख रहा है कि रदरफोर्ड साहब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए और फोटोग्राफिक फिल्म पे तीन अलग अलग धब्बा देखे, ठीक है। और यही देखने के बाद क्या किए रदरफोर्ड साहब, बैक्यूरियल रेज को क्लासिफाई कर दिया तीन तरह के रेज में। रदरफोर्ड classify the बैक्यूरियल रेज into three types, namely alpha beta gamma rays। अल्फा बीटा एंड गामा रेज, ये सब लिखे भी नहीं चूंकि पुरनका ही है। वुडन बॉक्स, पोटेशियम इरेनाइल सल्फेट रैप्ड इन ब्लैक पेपर, लेड शीट, फोटोग्राफिक फिल्म, जो था वैसे ही है।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा गामा रेज में क्या क्या बात होता है। अल्फा रेज किसको कहेंगे, बीटा रेज किसको कहेंगे, तो समझ ही गया होगा यहाँ पे, उसी को लिख देना है। क्या लिखेंगे, द रेज which deflected towards negative plate of electric field must contain positive charge particle and known as alpha rays. The rays which deflected towards positive terminal of electric field must contain negative charge particle and called beta rays. Those rays which neither deflected towards negative or positive plate contain neutral particle and called as gamma rays. ये डिफिनेशन हो गया अल्फा बीटा गामा रेज, है ना। देखिए फोटो से समझ लीजिए, आसान लगेगा, नहीं तो फिर वो सब रटना पड़ता है, रटना है ही रहता ही नहीं है कुछ भी, समझिएगा तो रटिएगा क्यों। एक बार जाके घर पे अपनों से लिख देना चाहिए, इससे दो बातें होगा, एक वो इंग्लिशो मजबूत होगा। अल्फा रेज, दोज रेडियो एक्टिव रेज which deflected towards कौन प्लेट, negative plate of electric field must carry positive charge particle and known as alpha rays. Beta rays, and known as beta rays. डिफ्लेक्टेड होगा, गामा रेज।
ये हो गया आपका अल्फा बीटा गामा रेज। लिख दिया। समझ गया अल्फा बीटा गामा रेज क्या होता है? बैटरी खत्म। बैक्यूरेल रेज को तीन भाग में बांटे, अल्फा बीटा गामा रेज। अल्फा रेज में कौन सा पार्टिकल? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बीटा रेज में और गामा रेज में इस न्यूट्रल पार्टिकल का गामा पार्टिकल नाम ही है। गामा रेज में गामा पार्टिकल, अल्फा रेज में हीलियम पार्टिकल और बीटा रेज में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये तीनों रेज को क्लासिफाई करोगे ऐसे, यहां लिख दो अल्फा रेज, यहां लिख दो बीटा रेज और यहां लिख दो गामा रेज। अल्फा बीटा गामा रेज। सैंबल, अल्फा रेज में हीलियम न्यूक्लियस पाया जाता है, तो सैंबल लिखते हैं इसका हीलियम 4 और बीटा रेज में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ई और 0, और गामा रेज में गामा पार्टिकल ही पाया जाता है। ठीक है, नेम, क्या पार्टिकल का नाम होगा? तो बोलेंगे हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब है He2+, है ना? इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। और इसका क्या नाम है? गामा, गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल, गामा का सिंबल लिखो। ठीक है, इसका मास कितना? 4 mu। ये मासलेस और ये
massless चार्ज। चार्ज इसमें +2 यूनिट, इसमें -1 यूनिट, और इसमें चार्जलेस। आयोनाइजेशन पावर हाई, मैक्सिमम लिखना चाहिए। लेस देन अल्फा रेज, और इसमें मिनिमम। पेनिट्रेशन पावर मिनिमम। अल्फा रेज को सबसे कम पेनिट्रेशन पावर है, बीटा रेज मोर देन अल्फा रेज, अल्फा रेज से ज्यादा। और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका, समझते हैं ना पेनिट्रेशन पावर? हाँ। और अब स्पीड, रेज का स्पीड कितना है, तो 1/100 गुना सी। सी किसको कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और ये 1/10 गुना स्पीड ऑफ लाइट। और ये इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बड़ा खराब लाइन बन गया। ये हो गया आपका पूरा टैबलेटेड फॉर्म। गड़बड़, गंदा गंदा लग रहा है। नहीं, एक्सरेज तो इलेक्ट्रॉन्स वाला रेज था, कैथोड रेज में आया था। ये नहीं, एक्सरेज हार्मफुल रेज नहीं है। गामा रेज तो काफी हार्मफुल रेज है। एक्सरेज तो फ्रेंड वाला रेज है। ये तो बॉडी में घुस के फोटो खींच के लाता है, ये बॉडी में घुस जाएगा तो बीमारी कर देगा।
तीनों रेज खतरनाक है, इससे कोई फायदे का काम नहीं होना है। कोई दिक्कत? अल्फा बीटा गामा रेज क्या होता है पता चला? उसमें चार्ज कितना होना है? तो अल्फा में +2, बीटा में और गामा में चार्ज और मास नहीं होता। आयोनाइजेशन पावर, किसी को आयोनाइज करने का मतलब एटम से आयन में कन्वर्ट करने का सबसे ज्यादा पावर किसका? अल्फा रेज का, चूंकि +2 यूनिट चार्ज है। उससे कम बीटा रेज का, और सबसे कम कहो या फिर नो कह दो, क्योंकि गामा रेज में तो कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं ना, तो जब चार्ज नहीं है तो आयोनाइज भी नहीं करेगा। पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है ना, मतलब छेद करना है तो सबसे कम छेद कौन रेज करेगा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम। बॉडी में हड्डी को पेनिट्रेट करना है तो गामा रेज सबसे आगे। स्पीड, तो स्पीड ऑफ लाइट से 100 गुना कम चलता है, और ये 10 गुना कम चलता है, और वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पड़ेगा वो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए आप रेडियो एक्टिविटी वाला फिनोमिनन में थोड़ा सा बदला जाता है, जैसे यूरेनियम 92 और 238, ठीक है। यूरेनियम का सिंबल लिखे। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? बराबर 8 में से 2 गया, देखिए 146 आ रहा होगा। इतना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा है। इतना दिखता था आपको ऑक्सीजन कार्बन ये सब में ज्यादा ये को ज्यादा दिखता था। यही इसका अनस्टेबिलिटी का कारण है। न्यूट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के नंबर जैसे जैसे ग्रेटर देन 1 होते जाएंगे, सबस्टांस रेडियो एक्टिव हो जाएगा।
जितना ज्यादा बढ़ जाएगा उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव आने, उससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलेगा। ठीक है, एन बाई पी रेशियो बोले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो if greater than 1, greater than 1.2 लिखा है, the substance become, या substance में भी unstable कहा जाता है, unstable that is कैसा, रेडियो एक्टिव। ये सबस्टांस यदि आपके मन में उठता है कि रेडियो एक्टिव हुआ क्यों, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का रेशियो बढ़ जाने के वजह से, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, ये समझ रहे हैं, ये न्यूट्रॉन लिखे, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ग्रेटर देन 1.2 हो जाए तो सबस्टांस रेडियो एक्टिव हो जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे जी, कार्बन 14 और 6 रेडियो एक्टिव नहीं है, ये जितना भी आइसोटोप है सब तो रेडियो एक्टिव। क्या हो गया है ऐसा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना है, 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो सबस्टांस कैसा निकल के आएगा, रेडियो एक्टिव। क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो बढ़ जाने से सबस्टांस क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव। जितना ज्यादा बढ़ जाएगा ना, 1.5 तक बढ़ जाता है, 1.5 गुना न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। यही होता है, कार्बन का 2 ही है, एगो 12/6, एगो 14/6, तो 8/6 करोगे कितना आएगा, 1.3 आएगा। कौन भागा देना है भाई, नहीं आएगा क्या, तुम लोग तो इतना सोच में पड़ जाते हो कि मुझे लगा कौन ऐसा क्या बोल दिए सर। 1.3 नहीं आया, 1.2 से बढ़ना चाहिए, ठीक है, 1.2 से ग्रेटर, तो सबस्टांस जनरली अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होके सबस्टांस कैसा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। लिख दिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशियो इफ ग्रेटर देन 1.2, द सबस्टांस में भी अनस्टेबल दैट इज रेडियो एक्टिव। 1 मिनट मतलब पूरा खत्म कर देंगे, हो ही जाएगा, तो दूसरा टॉपिक थोड़े शुरू करें। हाँ छुट्टी दे देंगे 10 मिनट, हाँ जी, मेरी ही तरफ से आप छुट्टी मना लीजिए। खुश रहना अलग बात है, दूसरे को तंग करना अलग बात है। खुश रहिए, दूसरे को परेशान ना कीजिए। है ना, कोई सबस्टांस रेडियो एक्टिव क्यों होने लगता है, तो क्या कहेंगे आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.2 से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 1 वाला तो ठीक ही रहता है ना, 1.2 से ज्यादा हो। ये लिखे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये लिखे नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी को दिक्कत होगा तो लिख देंगे अगला अलग से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
और नंबर ऑफ प्रोटॉन। हो गया? हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट ये था कि यूरेनियम 92 और 238 जब है ना, और कह रहा है कोई कि इससे को अल्फा रेज निकलेगा, तो निकलेगा मतलब हीलियम 4 और 2 इधर रह देंगे, दिस वन इज अल्फा रेज। ठीक है, तो जो बच जाएगा ना वो यहां पे लिख देना। बच जाएगा कौन? 92 में से 2 गया तो कितना? 90। कौन सा एलिमेंट का सिंबल है? थोरियम। एटॉमिक मास कितना लिखा जाएगा? जोड़ के बराबर। कहने का मतलब है कि यदि किसी से अल्फा रेज निकल रहा है तो उसके मास में 4 की कमी आएगी, और चार्ज में यानी एटॉमिक नंबर में कितनी की कमी आएगी? बस यही बात है, और कोई बात नहीं। यदि किसी एलिमेंट से एक अल्फा रेज निकल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, तो उसके मास में कितना कमी आएगा? 4। और एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर को चार्ज भी कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नीचे लिख देना। इफ एन अल्फा रे पार्टिकल यानी हीलियम 4 2 emit from an radioactive atom, their mass decreases by 4 units and the charge decrease by 2 units। एक अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाए किसी एटम से, तो उसके मास में कितनी की कमी आएगी? 4। और एटॉमिक नंबर कितना से घटेगा? चार्ज डिक्रीज बाय, चार्ज या एटॉमिक नंबर। ठीक है, ठीक है जी। और यदि बीटा रेज निकलता तब? यूरेनियम 238 92, एक वो बीटा रेज निकल जाए E-1। अब देखो ये इसीलिए बताना पड़ रहा है हमको, 92 से क्या बन जाएगा? ये बढ़ गया ना, इन लोगों का निकल घट जाएगा। Pa प्लेक्टेक्टोनियम 92 से हो गया 93, ताकि 93 और -1 कितना निकल के आ जाए? 92, और मास जितना है उतना ही रहेगा, बस इतना ही बात है। और गामा रेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यदि किसी से बीटा रेज निकल रहा है तो उसके चार्ज 1 यूनिट बढ़ जाएगा। इफ
ये बीटा पार्टिकल emitted from a radioactive substance their atomic number or charge increase by 1 unit while mass remain same. बस